नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना है वह है वैदिक काल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृति कहिए या वैदिक काल के नाम से भी इसको जानते हैं। कहीं कहीं वैदिक सभ्यता भी लिखा मिल जाता है। बातें वहीं पढ़नी होती हैं, टाइटल कुछ भी दे दिया जाए। सिंधु सभ्यता जब समाप्त हो गई तो सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में एक नए युग का प्रादुर्भाव होता है। एक नई सभ्यता आती है, उसको वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसके लिए आपको आर्य शब्द भी मिलेगा। आर्य सभ्यता के बारे में भी ऐसा जिक्र होता है कि वो उसको आर्य सभ्यता कहते थे। आर्य सभ्यता का जो ज्ञान है, हमको जो जानकारी है, वो हमको वेदों से मिलती है। मैंने आपको बताया था कि जब वेदों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, 4 वेद हैं। 4 वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना वेद है और सबसे पुराना वेद है और सबसे महत्वपूर्ण वेद भी यही है। तो सामान्यतः आर्यों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है तो वो वेदों से मिलती है और ऋग्वेद से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी मिलती है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया था, सिंधु सभ्यता को समाप्त किया और उसके बाद में एक नई सभ्यता रखी और ये जो नई सभ्यता थी उसी को वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जाना गया। नॉर्मली आप देखते हैं पहले जो सभ्यता कोई होती है वो सामान्य तौर पर ग्रामीण सभ्यता होती है और धीरे धीरे फिर नगरीय सभ्यता में उसका रूपांतरण होता है। यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा था। मामला उल्टा क्या था? पहले जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। बाद में आने वाली जो यहाँ पे वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता थी। थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर एक ये मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इन लोगों को नगरों से ज़्यादा गाँव में रहने में मज़ा आ रहा हो या ऐसी परिस्थितियाँ बनी हो कि ये ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो ये भारत की जो सभ्यता है, ये भारत की प्राचीन सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, और इसके बारे में जो जानकारी है, इसकी जो जानकारी है वो हमको वेदों से मिलती है। और ऐसी सभ्यता है, ऐसा समय है कि वेदों की रचना उसी समय हुई, तभी तो वेदों से उनके बारे में जानकारी मिलेगी। वैदिक जो सभ्यता की बात है, वैदिक संस्कृति, तो ये जो शब्द है ये किससे बना हुआ है? वैदिक शब्द बना हुआ है वेद से। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति का मतलब क्या है? ज्ञान वाली संस्कृति। आर्य लोगों को इसका निर्माता माना जाता है कि आर्य जो थे उन्होंने ही वैदिक जो सभ्यता है उसका निर्माण किया था और उसकी प्रारंभकर्ता यही लोग थे। जो ये आर्य शब्द आता है, इसका अर्थ आपसे पूछा जाता है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का अर्थ लगाया जाता है उत्तम। आर्य का अर्थ लगाया जाता है श्रेष्ठ, यानी कि ऐसे लोग जो उत्तम किस्म के हैं, उत्तम कोटि के हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको हम आर्य कहते हैं। इसका कहीं कहीं आपको कुलीन भी मिल जाएगा, कहीं आपको अभिजात भी मिल जाएगा। ये सारे शब्द आर्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। डायरेक्टली प्रश्न इससे ऐसे पूछ लिया जाता है। प्रश्न यहाँ भी जो पूछने की प्रवृत्ति है, सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको यहाँ पर कथन कारण के भी प्रश्न मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मैच करने की भी प्रश्न मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको वन लाइनर भी प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न मिल जाएंगे। जहाँ जैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको ऐसे बताता चलूँगा। ये जो जानकारी है, आर्य शब्द का प्रयोग जैसे किया गया, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति, जो श्रेष्ठ है उनको आर्य कहा गया। ये सबसे पहले शब्द जो प्रयुक्त किया था, वो शब्द प्रयुक्त किया था मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर का नाम ये याद रखिएगा। और इन्होंने कहा था कि आर्य शब्द का जो अर्थ है वो एक श्रेष्ठ जाति है। मैक्स मुलर ने ये बात सबसे पहले कही थी। प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा मैक्स मुलर।
अब बात आती है कि जो आर्य लोग थे ये किस भाषा का प्रयोग करते थे उस समय। तो भाषा जो है इनकी भाषा थी संस्कृति, संस्कृत इनकी भाषा थी। कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी इनकी। और अध्ययन की सुविधा से इसको हम देखें तो ये जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक इसमें हो जाता है ऋग्वैदिक काल और एक दूसरा काल हो जाता है, उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। अब जो ऋग्वैदिक काल है, जो ऋग्वेद से हमको जानकारी मिलती है वो वाला काल है, और बाकी जो उत्तर वैदिक काल है वो जो शेष 3 वेद बचे उन तीनों वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद में कौन कौन से वेद बचेंगे ये तो नाम आपको याद ही होगा, है ना। यजुर्वेद, अथर्व, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे जानकारी हमको मिल जाती है उत्तर वैदिक काल के बारे में। समय निर्धारण भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000, 1500 से 1000 ईसा पूर्व की इसमें बात की जाती है। और उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल है इसमें उल्टा चलते हैं ना, ईसा पूर्व की बात है, तो 1000 से ये शुरू होगा और जाएगा 600 ईसा पूर्व तक। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो बात होती है वो उत्तर वैदिक काल की बात होती है। 3 वेदों पर इनकी आधारित है इनकी जानकारी, जिनसे हमको इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले तो यही है कि आर्यों द्वारा ये जो निर्मित सभ्यता है, आर्यों द्वारा जो ये वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ऋग्वैदिक काल में जो ये ऋग्वैदिक काल की मतलब इसको जो हम डिवाइड किया, हमने वैदिक संस्कृति को ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में डिवाइड किया। तो ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति थी ये ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी जाती है। ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जबकि सिंधु सभ्यता इसके पहले आई और वो कैसी थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी और ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा इनकी संस्कृत थी, संस्कृत बोलते थे यहाँ के लोग। यहाँ का जो समाज था, अगर समाज के बारे में बात करें तो यहाँ का जो समाज मिलता है वो पितृसत्तात्मक समाज मिलता है, पितृसत्ता मिलती है। आज भी पितृसत्तात्मक समाज ही ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे भी आपको मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलेगा। बाकी जो है वो पितृसत्तात्मक समाज ही आपको देखने को मिलता है। तो इस समय की जो सभ्यता थी उसमें भी पितृ प्रधान आर्य समाज था। और आर्य का समय का जो समाज था और ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो जैसे आज परिवार होते हैं ऐसे उस समय भी परिवार हुआ करते थे। और पूरे समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही हुआ करती थी, परिवार। और परिवार को एक नाम दिया जाता था कुल, परिवार को कुल नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। और इसका जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप, है ना। और ये जो मुखिया है परिवार का, ये परिवार के सारे निर्णय लेता था। परिवार के बारे में जितने भी निर्णय होंगे, कैसे क्या करना है, ये सब काम यही करता था। परिवार के बाद में अगली जो बारी आती थी वो ग्राम होता था, है ना। परिवार से फिर ग्राम बनते थे। एक ग्राम में आज भी कई परिवार रहते हैं, आप जानते हैं। और बहुत सारे लोग अलग घर बना लेते हैं, फार्म हाउस अपना बना लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ग्रामीण संरचना आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कई परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता है। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। बहुत सरल सा है, इसमें पैटर्न है। कुल का कुलप, ग्राम का ग्रामीणी। मुखिया क्या होता था? ये ग्रामीणी होता था। ऐसे ही एक विष होता था और विष का जो प्रधान होता था उसको विषपति कहते थे। विष के प्रधान को विषपति कहते थे। क्या कहते थे? विषपति। ये ध्यान रखिएगा, विष के प्रधान को विषपति कहते थे। तो जनता का जो शासक होता था वो कौन होगा? जनता का शासक होगा। जो शीर्ष पे बैठेगा, जो शासन करेगा, उसको उस समय भी राजा कहा जाता था। तो राजा जो होता था वो जन का शासक होता था, जनता का शासक होता था। ये टर्मिनोलॉजी आपसे सुमेलित करने में पूछ ली जाएंगी या वन लाइनर प्रश्न भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी व्यवस्था चलाने के लिए अन्य अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है। लोगों में लड़ाइयाँ होती रहती थी, कबीले होते थे उस समय, उनमें लड़ाइयाँ होती थी। तो उस समय लड़ाइयों के लिए क्या चाहिए? एक सेना का प्रमुख भी चाहिए, सेनानी उस समय भी होते थे। उस समय पूजा पाठ भी होती थी तो पुरोहित भी चाहिए। जो पुरोहित राज्य का होगा
तो वो पूजा पाठ कराएगा, राजा को राय देगा, धार्मिक मुद्दों पर बात करेगा। इस तरीके से पूरा एक आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रशासनिक इकाई थी कुल मिला के एक सोपान था, उसमें बटी थी, महत्वपूर्ण पद भी थे। आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि 5 भागों में उस समय प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी और उनका क्रम आपसे पूछा जाता है तो सबसे नीचे होता था कुल या परिवार, उसके ऊपर आप जाएंगे तो ग्राम होता था, ग्राम के ऊपर होता था विष और विष के ऊपर होता था जन, है ना, और जन का शासक होता था राजा, और उसके बाद में होता था, अंत में आता था राष्ट्र। क्या होता था? राष्ट्र। जैसे भारत एक क्या है? राष्ट्र है। तो भारत जैसे एक राष्ट्र है, ऐसे एक पूरा क्षेत्र होता था जो राष्ट्र कहलाता था। क्रम से आपसे ये पूछा जाएगा छोटे से बड़े, तो कुल, ग्राम, विष और जन के बाद में ये हो जाएगा राष्ट्र। इस तरीके से ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रमुख हैं ये भी आप जान गए। अब हमको यहाँ पर जो बात करनी है, वैदिक संस्कृति में ही हम अभी ऋग वैदिक काल में ही चल रहे हैं। 2 भागों में हमने इसको बांटा है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन, जिससे कि आप जो फैक्ट हैं उनको गलत ना करें। आपके सामने जब वो क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूज नहीं होंगे तो उत्तर सही गोला बनाएंगे। और जो कहीं कंफ्यूज हो गए तो आप ये मान के चलिए कि 100% संभावना है कि आपको आता हुआ प्रश्न भी गलत गोला बना के निगेटिव मार्क दिलाएगा, पॉजिटिव मार्क्स नहीं। तो बार बार रिवीजन। इस कार्यक्रम का क्या मतलब है, इस क्लास का क्या मतलब है? आपका रिवीजन होना। इसके अलावा क्या होता था, कुछ और महत्वपूर्ण पद थे। जैसे एक पद आता है उग्र। अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये उग्र कौन होते थे। उस समय अपराध भी होते थे, तो जो लोग अपराध करते थे, अपराधियों को पकड़ने के लिए कुछ एक लोग होते थे जिनको नियुक्त किया जाता था, उनको उग्र कहा जाता था। तो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। आज ये काम कौन करती है? पुलिस करती है। आज ये काम क्या करती है? पुलिस यही काम करती है, अपराधियों को पकड़ती है, उनको सज़ा देती है, पैसे लेके कभी कभी छोड़ भी देती है, ठीक है। सारे नहीं, कई लोग इसमें मैं जानता हूँ कि देख रहे होंगे मुझे, वो सिपाही भी होंगे, कभी कभी मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि आप पुलिस वालों से बड़ा चिढ़ते हैं। मैं पुलिस वालों से नहीं चिढ़ता हूँ, पुलिस वाले बड़े अच्छे हैं, और अगर वो ना हो तो कितनी समस्या हो जाए। लेकिन समस्या ये होती है कि कई लोग उसमें गड़बड़ करते हैं, और जब कुछ ऐसा गड़बड़ होता है तो पूरा महकमा जो है वो बदनाम होता है। तो अपराधियों को पकड़ने का काम ये उग्र करते थे। एक ऐसे ही पद आपसे पूछा जाता है उस समय का, पुरप। ये उग्र हो गए। दूसरा है पुरप। जो पुरप है ये क्या होते थे? ये जो दुर्ग होता था जहाँ पे राजा रहते हैं, तो दुर्गपति ये होते थे, दुर्गपति। और जो जनता है, जनता के बीच में कुछ कनेक्टिविटी चाहिए ना, जो दोनों के बीच में जैसे सूचना या कोई निर्णय हो उनको पहुंचा सके, तो पुरप क्या करेगा? पुर में रहेगा, दुर्ग में रहेगा, और जनता और दुर्गपति की गतिविधियों को देखेगा, है ना, और ये करेगा। ये होता क्या था? ये वास्तव में होता था गुप्तचर, यानी कि जनता क्या कर रही है, कैसा कुछ ख्याल है। जैसे अभी भी प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, तो उनको भी बीच बीच में सर्वे करा के जानकारी लेनी पड़ती होगी कि कैसा क्या माहौल चल रहा है, और वो माहौल अगर सही नहीं है तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको सही किया जाए। तो ये काम, यानी कि उस समय का जो गुप्तचर होता था उसको पुरप कहा जाता था। भाई इतना ध्यान रखिए। एक ऐसे ही वज्रपति होता था। ये पूछे गए सब प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है, फालतू का डिस्कशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, जो पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं। वज्रपति जो है, वज्रपति उस समय गाय बहुत महत्वपूर्ण होती थी। गाय उस समय महत्वपूर्ण सबसे धन हुआ करता था। गोधन जो होता था वो सबसे महत्वपूर्ण होता था। तो गाय अगर होगी तो गाय के लिए चराने के लिए भूमि चाहिए। तो जो गोचर भूमि होती थी, गायों की चराने की जो भूमि होती थी, गोचर भूमि का ये अधिकारी होता था, उसका स्वामी होता था, उसका मालिक होता था। स्वामी मत कहिए, मालिक तो राजा ही हो जाएगा। उसका ये भूमि का अधिकारी होता था। यानी कि कहीं ना कहीं भूमि आवंटन की बात या ऐसी कोई गतिविधि हो जाए जिसमें भूमि पर लोग नाजायज कुछ अनधिकृत प्रवेश करें या कब्जा करें, तो ये देखता था वज्रपति, ठीक है। सामाजिक जब बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात आ जाती है। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो होती थी वो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी रहती थी। उस समय आपको मिलेगा 2 प्रकार की समितियां होती थी, मतलब 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी, आप ऐसा कहिए। एक होती थी सभा,
और एक होती थी समिति। इसको ऐसे याद रहेगा, इसलिए ऐसा कनेक्ट करके आपको बताया जा रहा है। जो सभा है और जो समिति है, सभा और समिति में अंतर क्या होता था, ये बेसिक अंतर आपको जानना चाहिए। जो सभा होती थी उसमें श्रेष्ठ जन होते थे, है ना, संभ्रांत लोग होते थे। यानी कि जो सभा है इसमें श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग होते थे, ये हो गई सभा। और जो समिति है इसमें सामान्य लोगों से ये मिलकर बनती थी। यहाँ पे श्रेष्ठ है तो इधर सामान्य हो जाएंगे। ऐसा पाया गया कि जो महिलाएं होती थीं वो सभा में भी भाग लेती थीं, यानी महत्वपूर्ण श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों में महिलाओं की भी गिनती होती थी। तो महिलाएं सभा में भाग लेती थीं। महिलाएं विदत, एक शब्द आता है, उसमें विदत में भी भाग लेती थीं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सभा और विदत में महिलाएं पार्टिसिपेट करती थीं, भाग लेती थीं। तो महिलाओं की स्थिति उस समय ठीक ठाक थी। ऋग्वैदिक काल में आप महिलाओं को ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय सब पुरुष प्रधान रहा होगा। पितृ सत्तात्मक समाज जरूर था, लेकिन समाज तो आज भी पितृ सत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं की स्थिति सुधर रही है ना। तो उस समय का भी आप ये ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में अगर आप पूरा जानकारी चाहते हैं तो आपको ऋग्वेद पे निर्भर रहना पड़ेगा। और ऋग्वेद में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब शब्द, जैसे एक बात आती है कि शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं, और अगर शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था की बात थी, तभी तो शूद्र शब्द आया। शूद्र शब्द बहुत ज़्यादा बार प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में देखेंगे तो शूद्र शब्द एक बार जरूर प्रयोग हुआ है। एक बार ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था। इतना ही आपको याद रहेगा तो वर्ण व्यवस्था अगर पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समित शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तभी तो हम जान पाए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो शब्द प्रयोग हुआ है वो विष, जो शब्द अभी हमने बताया था, है ना, विष, जिसको जो विषपति जो होते थे, तो जिसके प्रधान, तो वो विष शब्द का प्रयोग 275 बार, लगभग 170 बार हुआ है। और उससे भी ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है जन का। जो जन शब्द है, जन शब्द का 200 से ऊपर बार, 275 बार प्रयोग हुआ है। और ऐसे ही विष शब्द जो है, विष शब्द का लगभग क्या, विष शब्द 170 बार प्रयुक्त हुआ है। लेकिन जो शूद्र शब्द है वो केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है। सभा 8 बार और समिति शब्द का 9 बार प्रयोग हुआ है। सभा का 8 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में और समिति का 9 बार प्रयोग हुआ है। तो ये कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनका वास्तव में उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है। नदियों की अगर बात करें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय की सबसे, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी। तो उस समय ये माना जाता है कि सरस्वती जो नदी थी वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी दोनों थी। तो सरस्वती नदी के बारे में ये ध्यान रखिएगा, ये केवल पवित्र नहीं है, ये महत्वपूर्ण भी है। यानी कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है और वैसे भी इसका महत्व दूसरी दृष्टि से भी है। गंगा यमुना नदियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार नहीं। गंगा वैसे आज सबसे प्रमुख नदी है, धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे प्रमुख नदी, और हमारी राष्ट्रीय नदी भी गंगा घोषित कर दी गई है। लेकिन गंगा और यमुना जो नदी हैं उनका प्रयोग केवल एक बार हुआ है, ज़्यादा बार उनका प्रयोग नहीं हुआ है। और ऋग्वेद में वैसे जितनी भी 25 नदियों का प्रयोग हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं वो कौन है, सरस्वती नदियां, सरस्वती जो नदी है वो है। इसके अलावा गंगा यमुना जो है वो एक एक बार ही केवल प्रयुक्त हुई है। तो 25 बार, मतलब 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन गंगा यमुना का केवल एक बार। तो चाहे गंगा और यमुना ये जो नदी है इनका प्रयोग केवल एक बार, सरस्वती नदी का प्रयोग ज़्यादा बार हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सारी चीज़ें हैं। ऋग्वेद काल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है, और वो युद्ध क्या था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऋग्वेद ही चल रहा है, अभी ऋग्वेदिक काल ही चल रहा है और इसकी जानकारी ऋग्वेद से हमको प्राप्त हो रही है। बाकी ऋग्वेद के बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल कैसे क्या हैं, ये प्रारंभ की क्लास में ही हमने कर लिया था, तो यहाँ पे उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। एक दशराग का युद्ध है। दशराग का जो युद्ध है, दशराग युद्ध, इसके बारे में कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न इसके बारे में स्टेटमेंट बेस भी बनता है। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन किया गया है और इस
युद्ध के बारे में नदी एक इम्पॉर्टेंट है जो आज रावी नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन पहले ये पुरुषुणी नदी के नाम से जानी जाती थी। तो पुरुषुणी या रावी नदी जो है, इस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और ये जो युद्ध है वो सुदास और 10 जन थे उनके बीच में लड़ा गया था। तो सुदास और 10 जन यानी 10 कबीले टाइप के, उनके बीच में ये लड़ा गया था। तो ये सब प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। और इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो सुदास की हुई थी। सुदास क्या था? जीत गया था। दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। ये सब युद्ध क्यों लड़े जाते थे, कभी आपने सोचा है? ये जो युद्ध होते थे, इन युद्ध को लड़ने का केवल एक मकसद होता था, ज़्यादातर जो उद्देश्य होता था वो गविष्टि के लिए लड़े जाते थे। गाय उस समय बहुत महत्वपूर्ण धन हुआ करती थी, और ये जो युद्ध होते थे वो गविष्टि के लिए लड़े जाते थे, गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। जिनके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वो उतना अमीर माना जाता था, वो उतना प्रभुत्वशाली माना जाता था। तो ये जो युद्ध होते थे, ये गविष्ट शब्द का इसके लिए प्रयोग हुआ है ना। तो गविष्ट शब्द ये युद्धों के लिए प्रयोग होता था। गाय इंपॉर्टेंट है ना, और इसका अर्थ होता था गायों की खोज। मान लीजिए कि गाय की खोज में निकले, तो गायों की खोज में निकले, अगर कोई रास्ते में उनको रोकेगा गाय की खोज में तो युद्ध कर लेंगे, या गाय लेके उनकी कोई चला जाएगा, वही महत्वपूर्ण धन है उस समय, तो तब भी समस्या हो जाएगी, वो युद्ध कर लेंगे। तो अधिकतर जो युद्ध है वो गायों को लेकर लड़े जाते थे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस समय स्त्रियों की दशा के बारे में अगर और हम बात करें तो उस समय विधवा विवाह भी प्रचलित थे। आज भी विधवाओं को बहुत सही नज़र से नहीं देखा जाता। सामाजिक दृष्टि से माना जाता है कि कोई विधवा है तो उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, है ना। उसके अकेले रहने पे भी समस्या है, कोई शादी भी उससे नहीं करेगा, ये भी एक समस्या है, तो वो जाए कहाँ, बाकी और बहुत सारी समस्याएं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में एक ये बहुत बड़ी बात है कि ऋग्वैदिक काल में अगर स्त्रियों की दशा हम देखें तो उसमें विधवा विवाह प्रचलन में था, विधवा विवाह होता था। स्त्रियों की दशा वैसे भी ठीक थी, और इस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो स्त्रियों की दशा ठीक ही मिलेगी आपको, है ना। और उस समय विधवा विवाह होता था, और विधवाएं अक्सर क्या करती थी, जो उनका हस्बैंड होता था जो कि अब नहीं रहा, उनके छोटे भाई से शादी कर लेती थी। कहीं कहीं अभी भी ऐसा होता है। तो छोटे भाई जो उसका देवर है, वैसे देवर कहते हैं लेकिन सही शब्द होता है, अगर हिंदी आप करना चाहते हैं तो द्विवर, तो देवर से विवाह कर लेती थी, है ना। और अपने इनका पति मर गया, इससे विवाह कर ली, तो इसको क्या कहते थे, एक तो ये हो गया विधवा विवाह, है ना। दूसरा इसके लिए एक शब्द आता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में ऐसा होता था, बच्चे जन्मने के लिए, बच्चे का जन्म कराने के लिए, मान लीजिए कि इनके हस्बैंड नहीं है, बच्चा पैदा करना है, तो ये अपने देवर के साथ संसर्ग करती थी और उससे बच्चे पैदा होते थे, तो इसको भी नियोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो महिलाओं की ये भी एक दशा, यानी कि कुछ निर्णय अपने बारे में ले सकती थी, उनकी दशा बहुत ज़्यादा खराब नहीं थी। महिलाएं शिक्षा भी ग्रहण करती थी। एजुकेशन की बात की जाए तो महिलाएं एजुकेशन भी लेती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। जब भी आप निबंध लिखते हैं महिलाओं के बारे में तो तुरंत लिखते हैं, है ना, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिकता, ये सब लिख देते हैं। ये सब जो महिलाएं थी उस समय वो बड़ी विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी। जो विद्वान महिला होती है उसको विदुषी कहते हैं। तो चाहे वो घोषा हो, चाहे लोपामुद्रा हो, चाहे सिकता हो, चाहे अपाला हो, ये सब जो महिलाएं हैं वो उस समय पढ़ी लिखी थी, तभी तो बहस कर पाएंगी, तभी तो विद्वत सभा में कुछ बोल पाएंगी, सभा में तभी तो पार्टिसिपेट कर पाएंगी, सम्भ्रांत जनों की सभा में तभी तो ये जा पाएंगी। तो उस समय शिक्षा का भी महत्व था और महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, ये सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन महिलाओं के बारे में हो गई। ठीक है, अब जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो जो वस्त्र धारण करते थे वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस समय कपड़ों की अगर बात करें तो जो कपड़े अंदर पहने जाते थे, यानी कि जो अंडर गारमेंट्स होते थे, अंडर गारमेंट्स को, ये ध्यान रखिएगा, अंडर गारमेंट्स को एक शब्द उसके लिए है नीवी कहा जाता था। और एक देखिए नीवी नाम से एक कंपनी भी है शायद, है ना, निविया या नीवी वो लिखती है, और वो क्या बनाती है, अंडरवियर वगैरह बनाती है। अगर नहीं बनाती है तो मुझे ऐसा लगा होगा या मैंने याद करने के लिए बनाया होगा। कुल मिला के आप याद कर लीजिए, अंडर गारमेंट्स को नीवी कहा जाता था। बाकी और भी कपड़े थे जिनका उपयोग किया जाता था, अधिवास भी कहते थे उसको, वास भी कहते थे। एक
उष्णीण शब्द आता है, तो उष्णीण शब्द जो है वो भी कहते थे। तो इस तरीके से ये कपड़ों का प्रयोग उस समय होता था, यानी कि लोग नंगे नहीं घूमते थे, कपड़े वगैरह पहनते थे। ठीक है, मौज मस्ती के साथ लोग जीते थे, दारू वारू भी पीते थे। तो उस समय जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ठीक है ना, सोमरस पीते थे, मस्त रहते थे। तो सोमरस उस समय का ये आप कह सकते हैं मुख्य ड्रिंक था। आप बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक बहुत सारा पीते हैं ना। अब उसमें कई बार ड्रिंक में कन्फ्यूजन भी हो जाता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, भैया ड्रिंक लेते हैं? हमने कहा अभी तो खाना खा चुके हैं इसलिए नहीं लेते हैं। तो उसने कहा कि हाँ तब तो सब गड़बड़ हो गया। तो हमने कहा कि नहीं, गड़बड़ क्या हो गया, मुझे जुकाम भी हो जाता है। तो उसने कहा सर नहीं भैया वो वाली बात नहीं कर रहे थे, दिल्ली की बात है, उस समय मैं दिल्ली में था। तो पता चला कि नहीं आज पार्टी थी तो रखी हुई है, लेना हो ले लीजिए। हमने कहा नहीं लेता हूँ, अब दुर्भाग्य है मेरा। कह रहे भैया लेके देखिए, घूंट मारिए, है ना। 4 बोतल वोदका उनके पास थी, काम मेरा रोज का, और मेरा काम ये कभी हुआ नहीं था। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये ड्रिंक जो था सोमरस तो उस समय था, यही पीते थे। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक चीज और स्त्रियों पे जान लीजिए, एक शब्द आता है अमाजू। अमाजू क्या होते थे, ये प्रश्न पूछा गया, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि अमाजू क्या होते थे। अभी जो स्त्री जिनका विवाह नहीं हुआ है, यानी कि जो अनमैरिड है, तो अनमैरिड जो स्त्री होती थी उसको अमाजू कहा जाता था। जो अनमैरिड है उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू अनमैरिड स्त्री होती थी। भाई अभी शादी नहीं हुई है तो उनको अमाजू, यानी कि जो कंपटीशन वगैरह दे रही स्त्रियां होती हैं, शादी वाली भी देती हैं, लेकिन अधिकतर जिन्होंने अभी शादी नहीं की, केवल पढ़ाई कर रही हैं, इस टाइप की स्त्री अमाजू होती थी। इनको ध्यान रखिएगा। मुख्य व्यवसाय मैंने आपको बताया कि पशुओं का पालन करना ही था, लेकिन खेती भी होती थी। ऐसा नहीं है कि केवल पशु ही पालते थे, क्योंकि जो पशु उद्योग है या पशु व्यवसाय है वो कृषि से रिलेटेड होता है। तो कृषि और पशुपालन दोनों ही होते थे। और ऋग्वेद में आप देखेंगे, चतुर्थ मंडल में आप जब जाएंगे तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में एग्रीकल्चर यानी कृषि की चर्चा भी हुई है। कृषि की चर्चा हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि की ये चर्चा हुई है चतुर्थ मंडल में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर बात करें, जैसे एक तो शूद्र शब्द का हमने बताया था, एक बार प्रयोग हुआ है। आश्रम की भी बात इसमें हुई है। एक उपनिषद है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में 4 जो आश्रम होते हैं, चारों आश्रमों का जिक्र उसमें मिलता है। चारों आश्रमों का जिक्र जबालोपनिषद में मिलता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आश्रम का जिक्र जो आश्रम है, तो चारों आश्रमों का जिक्र कहाँ मिलता है, तो ये जबालोपनिषद में मिलता है, जबालोपनिषद में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे सुमेलित करने में आपसे पूछी जाएगी, है ना। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय ऋग्वैदिक काल में कृषि होती थी, ये कथन हो गया। और फिर दूसरा हो सकता है कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है, तो ये कारण हो गया, व्याख्या करेगा, कथन कारण, ये बिल्कुल सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो उस समय देवता थे उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। डेली 30 वालों लोगों ने इसको किया होगा। डेली 30 जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम टॉपिक उठा के उसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें हमने आपको दिया होगा, उसमें डिस्कस किया होगा, आपको याद है जो डेली 30 वाले लोग हैं, उसमें अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और इस तरीके से अलग अलग देवताओं की चर्चा हुई थी। उनकी लिस्टिंग कर लेना जरूरी है, क्योंकि छांटने के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है देवताओं के बारे में कि कौन से देवता उस समय कौन सा डिपार्टमेंट संभालते थे या किस कैटेगरी में वो आते थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक तरफ कैटेगरी लिख दें। ऋग्वैदिक जो काल थे, ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे, ऋग्वैदिक काल में देवताओं को 3 भागों में बांटा जाता था। और 3 भागों में जो हम बांटते हैं, तो उनमें एक भाग जो है, पहला इसमें देखिए, उसको कहते थे आकाश का देवता। और आकाश के जो देवता हैं, इनको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कैसे याद किया है मैं आपको बता देता हूँ। एक आप याद करिए, आकाश में सूरज निकलता है, और सूर्य के साथ में ये याद कर लीजिए कि इसी में दौस है। आकाश में सूरज निकलता है, दौस कर लीजिए, और इसी में मित्रपूषण है। मैंने कहा कि सूर्य दौस मित्रपूषण, ये याद हो गए, इतने तो बिल्कुल क्लियर आपको याद हो गए, पूषण। और इसी में सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान बिल्कुल विष्णु जी आपको मिल जाएंगे, विष्णु जी भी यहीं पर मिल जाएंगे। और इसी में ये सविता भी आप लिख लीजिए। और
उषा, उषा काल कैसे होता है, सूर्य से रिलेटेड है, तो सविता और उषा भी इसी में आकाश के देवताओं के अंतर्गत इनको शामिल कर लिया जाएगा। जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में आपको मिलेंगे अंतरिक्ष के देवता, है ना। तो ये हो गए आकाश के देवता, और दूसरी यहाँ पर कैटेगरी है अंतरिक्ष के देवता। तो जो अंतरिक्ष के देवता हैं वो कौन है? अंतरिक्ष के जो देवता हैं इसमें एक याद करिए आप इंद्र को, और इंद्र के बाद में अब इंद्र की मित्रता बढ़ाइए और इनको रिलेट करिए। तो इंद्र के साथ इसका इंद्र रा रहा है तो एक कर दीजिए मरुत, इंद्र मरुत। इसका ऐसे भी याद कर सकते हैं आई एम, है ना, आई एम रुद्र, आई एम रुद्र कर लीजिए, और अगले हो जाएंगे रुद्र, और इसी में एक वायु हो जाएंगे, है ना, मरुत और वायु, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी फार्मूला बना लीजिए आई एम रुद्र, आई एम रुद्र, हवा में मैं उड़ता हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है पृथ्वी के देवताओं की, ये बहुत आसान है, इनको अगर छाटने को आपको दे दिया जाए तो ये आसान किस लिहाज से है? इसलिए है जैसे आग कहाँ लगती है, आग पृथ्वी पे ही लगती है, अग्नि हो गए। सोमरस का जो लोग पीते हैं, उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? पृथ्वी पे ही करते हैं। तो अग्नि हो गया, सोम हो गया। पृथ्वी अपने आप में एक देवता है, पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवी देवता, जैसे भी आप मानते हैं। और यहीं पर आपको दो याद करने पड़ेंगे, एक तो सरस्वती जी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, तो सरस्वती को भी आप पृथ्वी पे ही रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है, एक याद रखना है आपको, बृहस्पति, है ना, गुरु बृहस्पति, तो बृहस्पति को याद कर लीजिए। आई एम रुद्र से आपको अंतरिक्ष याद हो गए, यहाँ पे सूर्य याद करिए, और सूर्य के साथ आप सविता, उषा, इसी से उषा होती है, सविता भी याद कर लीजिए। और इसके मित्र हैं पूषण, पूषण ऐसे लिखा जाता है। और बाकी ये कैटेगरी आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेंगे? 3 भागों में इनको बांटा गया। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का देवता था या नहीं था, कौन सा पृथ्वी के देवताओं में शामिल नहीं था या था, इस तरीके से। और जब भी प्रश्न आप पढ़िए तो उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट देवता हो गए। अब ये जो देवता हैं, ये देवता लोग क्या करते थे? देवता लोग क्या है, हमारे जनता जो होगी उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इनकी हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये बड़े बड़े मंत्री लोग हैं जिनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। एक गवर्नमेंट है, उसमें ईश्वर शीर्ष पे बैठा है, अन्य देवताओं के डिपार्टमेंट हैं। हिंदू धर्म में ऐसा है, बाकी अधिकतर जैसे मुस्लिम धर्म है वो एकेश्वरवादी है, वहाँ पे एक ही अल्लाह मियाँ है और कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि इन जितनी भी देवता हैं, इन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन देवता था? तो आर्यों के जो मुख्य देवता थे वो वही इंद्र थे। अक्सर तो मैंने इनको सीरियल में यही देखा है, रक्षा करो प्रभु त्राहिमाम, है ना, इनके ऊपर अटैक ही राक्षस लोग किया करते थे और ये दौड़ के आते थे, रक्षा करो भाई, यही चिल्लाते रहते थे। तो ये इंद्र, और उस समय के जो ये इंद्र देवता हैं, अब इंद्र जो देवता होंगे तो कुछ ना कुछ युद्ध की भी बात आएगी, पशुओं की बात आती है। तो वैसे तो देखिए कृषि और पशुपालन ये दोनों हो रहा है, और उस समय का जो गाय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, गोधन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर प्रिय पशु पूछा जाए, जिससे देवता होता अपना खुश रहे, जिससे चले वाले अपने रथ में लगा के, तो याद रखिएगा इनका जो रथ होता था उसमें कौन चलेगा? घोड़ा याद कर लीजिए। यहाँ पे जो प्रिय पशु उस समय हुआ करता था, तो प्रिय पशु के तौर पर घोड़े को जानते थे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट शब्द इसमें पूछा जाता है, मुझे याद आ गया इसी से, ये गोहंता पूछा जाता है। गोहंता, तो गोहंता किसे कहते थे? तो गोहंता जो था वो वास्तव में अतिथि को कहते थे, अतिथि को गोहंता कहा जाता था, ठीक है। और एक शब्द आता है अघन्या, गाय को अघन्या कहा जाता था, अघन्या। और अघन्या का सीधा अर्थ होता है जिसको मारा ना जा सके, ना मारने वाला या ना मारा जाने वाला। आप ऐसा करिए, इसको ऐसा लिखिए, ना मारा जाने वाला, जिसको मारा नहीं जा सकता वो अघन्या है। थोड़ा बहुत नोट करते रहा करिए, ठीक है ना। अब ये जो कृषि हो रही है, पशुपालन हो रहा है, और भी जो लोग हैं तो वो कुछ व्यापारिक गतिविधियां भी करेंगे, उनका कुछ उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी। तो जो व्यापार करने वाला योग था, जो एक वर्ग था, जो व्यापार करने वाला पूरा एक वर्ग था, उसको पड़ी कहा जाता था। और पड़ी क्या होते थे? ये व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। तो जो लोग
व्यापार करते थे, व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था, है ना। तो जो भी कारोबार होता था वो उस समय क्या पैसे वैसे मुद्रा वगैरह पे आधार पे नहीं होता था, ज़्यादातर उस समय जो होता था वो वस्तु विनिमय आधारित प्रणाली थी। यानी कि वस्तु विनिमय के आधार पर आप हमसे गेहूं ले लो, एक बात बता रहे हैं, जैसे आप हमको गेहूं दे दीजिए या हमसे ले लीजिए और उधर से हमको क्या दे दीजिए, हमको मैगी खाने का मन है तो हमको नूडल्स उधर से मैगी हमको दे दीजिए, ठीक है ना। अभी भी ये होता है, गाँव में लोग क्या करते हैं। अब अंतर ये है कि उसका मूल्य पहले लगाया जाता है। आप गेहूं लेके गए, कई बार ऐसा होता है 2 किलो गेहूं ले गए और उधर से क्या किए, आटा लेके आ गए खरीद के, ऐसा भी होता है। आटा नॉर्मली नहीं खरीदेंगे, बिस्किट खरीद के ले आएंगे, मसाले खरीद के ले आएंगे, तेल खरीद के ले आएंगे, जो चीज़ें उनके पास नहीं है गेहूं दे के ले आएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, गेहूं पहले तौला जाएगा, फिर उसका मूल्य लगाया जाएगा और मूल्य लगाने के बाद में फिर उतने का सामान दिया जाएगा। उस समय ऐसा मोटे तौर पर क्या होता था, इतना गेहूं दे दो, ऐसे ले लो। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई ऋग्वैदिक काल की। अब हमको चलना है उत्तर वैदिक काल में। बाद का काल है तो जाहिर सी बात है और आगे विकास होगा, थोड़ा सा ये विकसित होगा और विकसित होने के क्रम में कुछ परिवर्तन होंगे और ये जो परिवर्तन होंगे वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हमको देखने को मिलेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के बाद में जो दूसरा काल आता है वो काल है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा काल है, ये जो पूरा युग है, ऋग्वैदिक काल में स्टार्टिंग हुई थी तो यहाँ पर क्या हुआ, उस संस्कृति का प्रसार होगा। तो उत्तर वैदिक काल वास्तव में क्या है, ये प्रसार का काल है ना, उत्तर वैदिक काल। और यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति का प्रसार होगा, संस्कृति का प्रसार होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, चीज़ें क्या होंगी, विकसित होंगी, कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, सभ्यता का उत्कर्ष होगा। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कि सब कुछ स्थिर है, सामान्यतः स्टार्ट हुआ, सब कुछ स्थिर है, धीरे धीरे जब विचार बढ़ेंगे, इनोवेशन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें मतभेद भी बढ़ेगा, है ना। विकास हो रहा है तो विकास मतभेद लेकर भी आएगा, उवाहपोह की स्थिति लेकर आएगा। यानी कि एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर व्यक्ति आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसको रास्ता समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मत वैभिन्नता आएगी, और जो मत वैभिन्नता आएगी तो सबके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और ये जो काल होगा, इस काल में किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे, धर्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, आचार विचार मत विश्वास की दृष्टि से, इसमें क्या होगा, सब चीज़ें धीरे धीरे अस्पष्ट हो जाएंगी। पहले चीज़ें दबी रहेंगी लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। और उत्तर वैदिक काल की जो ये सारी जानकारी हमको मिलती है वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों के साथ साथ में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, उनसे भी इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी मुख्य रूप से ऋग्वेद से, बाकी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा हमने की थी वहाँ से हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो काल था, इस काल में कुछ नई चीज़ें होंगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। प्रश्न जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब मानी जाती है, तो सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की जो शुरुआत है वो उत्तर वैदिक काल से ही मानी जाती है। इतना पुराना समय और उस समय लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत मान ली जाती है। बात समझ में आ गई। और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं कि लौह प्रौद्योगिकी युग जो है वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। चित्रित धूसर मृदभांड की जो बात होती है तो चित्रित धूसर मृदभांड भी उस समय का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, उस समय की जानकारी इससे हमको मिलती है। उस समय का जो कल्चर है, उस समय का जो कल्चर है वो डेवलप हो रहा था। उस समय की जो संस्कृति है वो क्या कर रही थी, अपने को एक्सपैंड कर रही थी, अपने को चारों तरफ बढ़ा रही थी, फैला रही थी। उसी में मतभेद और उवापोह की स्थिति भी विकसित हो रही थी, ये स्थितियां भी आ रही थी, लेकिन उस समय विकास हो रहा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। और ये जो क्षेत्र था उत्तर वैदिक काल में, जहाँ पर कहीं पे तो लोग रहते रहे होंगे, तो ये जो पूरा क्षेत्र था ये मध्य देश का क्षेत्र था और मध्य देश में इनका पूरा फैलाव था। मुख्य केंद्र इसका मध्य देश था। इसका आपसे विस्तार पूछा जाता है तो ये सरस्वती जो प्राकृतिक सीमा है, नदियां अक्सर बनाती हैं, तो सरस्वती नदी से ये स्टार्ट होता था। सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक ये चला आता था। कहाँ तक? सरस्वती से गंगा के दोआब तक ये क्षेत्र विकसित था। तो ये मध्य देश था। और ये भी पूछा जाता है
कि जो मध्य देश था जहाँ पर उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रसार हुआ, इसका विकास हुआ, ये संस्कृति पाई गई, तो इसका विस्तार क्या था, तो सरस्वती नदी से गंगा के मैदान तक ये क्षेत्र पूरा विकसित आपको मिलता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको हमको ध्यान में रखना ही है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इसके लिए अलग से क्लास बनाना ठीक नहीं है, वैदिक एक ही में हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सोचा है 10 मिनट में आगे हम इसको समाप्त कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पूजा पाठ हो रहे हैं, जैसे यज्ञ जो विधान है, ये उत्तर वैदिक काल की देन है। जो आज भी आप यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ विधान जो है वो इसी काल की देन है। यज्ञ विधान को उत्तर वैदिक काल से ही रिलेट करिएगा। उत्तर वैदिक काल में जो ये कर्मकांड है और ये जितने भी धार्मिक जटिलताओं की बात आप करेंगे, कर्मकांडों की बात करेंगे, वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जो चर्चा होती है उसको मैंने आपको क्या बताया था, जो अथर्ववेद है वहाँ पर चर्चा है, और वो जो वेद है वो इसके समकालीन है। इसी कारण से यज्ञ विधान, जितने भी आप ये कह सकते हैं कर्मकांड है, जो धार्मिक जटिलताएं आई, वो उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, जैसे एक यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, राजसूय यज्ञ। जो राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ के बारे में आपने सुन रखा होगा। राजसूय यज्ञ का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, और ये जो है किससे संबंधित होता था, जब राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक से ये संबंधित होता था। तो राज्याभिषेक से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो यज्ञ होता था, इस यज्ञ के दौरान राजा क्या होता था, रत्नियों के घर जाता था। ठीक है, और इस तरीके से मतलब राजसूय यज्ञ संपन्न होता था। एक यज्ञ और आता है ना, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, घोड़े छोड़े जाते थे उसमें, और घोड़ा छोड़ते थे, जहां तक वो जाते थे वहां तक प्रसार माना जाता था कि इस राज्य का प्रसार है, और जो रोक लेता था उसको, चैलेंज करता था, तो उससे युद्ध होता था। शक्ति का प्रतीक उसको माना जाता था। तो जब भी आपसे पूछा जाए अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध जब भी पूछा जाएगा तो ये आप रिलेट कर दीजिएगा, ये शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध जो है ये शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, एक है वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या होता था, राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, है ना, और ये यज्ञ जो है वो खान पान से संबंधित था। मतलब जैसे आज भी जैसे रेस होती है, तो ऐसे उसमें भी रेस होती थी, रथों की दौड़ होती थी। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए वाजपेयी यज्ञ, तो रथों की दौड़ इसमें कराई जाती थी। वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़, और लोग पार्टी करते थे, रथों की दौड़ और खान पान, अपना जो जीते पार्टी तो अपना जश्न मनाएगी ही। ठीक है, एक है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि दे दी जाती थी अग्नि को। बलि प्रथा का उस समय प्रचलन था। बलि प्रथा कब आई, उत्तर वैदिक काल में। इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में एक, जैसे ऋग्वैदिक काल में जब शूद्रों की का जिक्र एक बार हुआ था, यानी कि वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में एक देवता मिलते हैं पूषण। पूषण देवता को माना जाता है कि ये शूद्रों के देवता थे। पहले ये पशुओं के देवता हुआ करते थे। पूषण जो है ये पहले क्या होते थे, ये पशुओं के देवता हुआ करते थे। बाद में ये क्या हो गए, ये शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, जो ये थे ये शूद्रों के देवता हो गए। इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में और आप चीज़ें देखेंगे तो इस समय, जैसे उस समय ऋग्वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। जब आप इस काल में पहुंचेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उस समय प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो जाएंगे। सृष्टि के रचयिता, प्रजापति मतलब ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता। और विष्णु उस समय माने जाएंगे कि ये विष्णु जो है वो रक्षक है, और पूषण जो है वो शूद्रों के देवता हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, विष्णु जो है वो रक्षक हो जाएंगे। अथर्ववेद में एक जगह कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथों में और राजा देवता के हाथ में थे, और उससे मिलकर राष्ट्र क्या होता था, सुदृढ़ बनता था। यानी कि राजाओं पर कहीं ना कहीं नियंत्रण देवताओं का हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आप आएंगे तो सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द आपको उत्तर वैदिक काल में मिल जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोग गोत्र शब्द का उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। आश्रम जो व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में आपको मिल जाएगा। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल में आपको मिल जाएगा।
यहां पर पूर्व जन्म की अवधारणा भी आपको मिलेगी, है ना। और ये जो अवधारणा है पूर्व जन्म की अवधारणा, यानी कि पूर्व जन्म होता है, पहले हम लोग कुछ थे, कुत्ता बिल्ली चूहे कुछ भी थे। आपकी आज इस समय की आदत कैसी है, उसी से मिलती जुलती, सांप रहे होंगे, कोई कुछ रहा होगा। तो पूर्व जन्म की जो संकल्पना है वो इसी समय आई। पूर्व जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद से आई, ऐसा माना जाता है कि उसी समय इसमें जिक्र हुआ, उसी उपनिषद से इसके बारे में जानकारी मिलती है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का जो निर्धारण है कि कौन क्या करेगा, ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, शूद्र क्या करेंगे, ये निर्धारण ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। कर्तव्यों का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण को ध्यान रखिएगा, चारों वर्णों के कर्तव्य के लिहाज से ऐतरेय में भी 4 शब्द हैं और चारों वर्णों के क्या कर्तव्य हैं, तो चारों वर्णों के कर्तव्य के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण से जानकारी आपको मिल जाती है। इसी तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि उस समय जैसे 3 आश्रम हुआ करते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ है एक छांदोग उपनिषद। छांदोग उपनिषद में ये कहा गया है कि 3 आश्रम होते थे, एक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ। ठीक है, ये 3 आश्रम की चर्चा उस समय मिलती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 आश्रमों की चर्चा उस समय मिलती है। फिर उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें तो हुई ही, साथ में एक तरफ विकास खेती का भी हो रहा था। तो क्योंकि खेती जो उस समय होगी, आज जो खेती हो रही है उसके बाद की जो खेती होगी वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी डेवलप होगी, है ना। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से क्या था, पशुपालन, साथ साथ में खेती होती थी। यहाँ आके खेती और प्रमुख हो जाएगी, तो खेती की जो चर्चा है वो भी यहाँ पर मिलेगी। जैसे एक शब्द मिलता है आपको, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता है, तो हल शब्द उस समय मिल जाता है ना। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अब जैसे एक शब्द ये मिलता है सीता, तो सीता के बारे में है ज्योति हुई जो भूमि है, यानी कि जो भूमि जब आप जोतते हैं तो जो लाइनें बन जाती हैं उसको क्या कह रहे हैं, सीता कह रहे हैं। और जो हल जिससे आप जोत रहे हैं, खेत जोतने के लिए जो हल है, उसके लिए सिरा शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये वास्तव में हल के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। उस समय कुल मिलाके ये जो एग्रीकल्चर था, कृषि जो था महत्वपूर्ण हो गया था, पशुपालन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और मुख्य रूप से जीविका के निर्वहन का साधन जो था वो एग्रीकल्चर ही हो गया था, कृषि उस समय हो गया था। ठीक है, इसके अलावा उस समय आते आते उत्तर वैदिक काल में मुद्राएं भी आपको मिल जाती हैं। 2 मुद्राओं का मुख्य रूप से यहाँ पे जिक्र हुआ है, एक है निष्क, एक क्या है निष्क, और एक है शतमान। तो निष्क और शतमान के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये उस समय की मुद्राएं हैं, उत्तर वैदिक काल की ये मुद्राएं हैं, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, निष्क और शतमान, इतनी जानकारी मिलती है कि ये उत्तर वैदिक काल की क्या हैं, मुद्राएं हैं। भारत में अगर देखा जाए तो ये जो काल रहा है वो कई बार आप ऐसा भी पाएंगे कि उस समय आज भी जो परंपराएं और जो अंधविश्वास और जो धार्मिक रूढ़ियां हैं और जो जटिलताएं हैं धार्मिक, वो यहीं से आई हैं और वो जड़ें तभी बना चुकी थी, तब से ये चली आई हैं। इस समय तक आते आते लोग क्या घर बनाने लगे थे, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल में लोग जंगलों में, कबीलों में वैसे रहते थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे बसना लोग प्रारंभ कर रहे थे। तो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग इसी समय मिलता है। पक्की ईंटों का प्रयोग जो है, पक्की ईंट उसी समय ये निर्मित हो गई थी जिनसे आजकल के मकान बनते हैं। ऐसी ही ईंटों का विकास उस समय हो गया था। और कौशाम्बी नगर में ये माना जाता है, उस समय इसका अस्तित्व था कौशाम्बी नगर का। पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर से मिला है। कौशाम्बी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही तो है। तो कौशाम्बी में माना जाता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण चीज़ें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने देखा। उत्तर वैदिक काल का समय भी आपको पता होगा, हमने पहले भी आपको बताया था कि दोनों का समय भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, इसलिए उल्टा ऐसा आपको लग रहा है कि पहले 1000 फिर उल्टा चल रहे हैं ना। ये तो पूर्व की, ईसा पूर्व की बात हो रही है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ये तो कन्फ्यूज़न आपका दूर है ना, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बाकी ऋग्वैदिक
काल में जो ऋग्वेद की चर्चा हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा हुई, तो पहले ही क्लास में हम देख चुके हैं कि उनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। यहाँ चर्चा फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगले चैप्टर पर हम चलेंगे, जो अगला हमारा चैप्टर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम जाएंगे, जैसे हमने ब्राह्मणेतर ग्रंथ के बारे में बात की थी, तो यहीं पर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो 2 क्लासों में, नहीं तो एक ही क्लास में उसको हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।